बस बात खत्म हो गई, ठीक है। तो वही चीज़ है। अच्छा, इसमें से फायदेमंद कौन सा है हमारे लिए? कौन सा? FDI। अच्छा, मुझे FTI सुन रहा था, तभी मुझे लगा कौन सा। हाँ, FDI। क्यों क्यों क्यों, क्या फायदे हैं? हाँ, वो भी ग्रो होगी, एग्जैक्टली। पॉवर्टी एलिमिनेट होगी, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो सबसे बड़ा फायदा हमारा 3। एक तो GDP ग्रो होगी, दूसरा एम्प्लॉयमेंट रेज होगा, और थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इसे भूलना नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल भी मत भूलना इस चीज़ को, ठीक है ना, कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। क्योंकि आपको पता है बच्चों, हमारे यहाँ पर जब से FDI आना शुरू हुआ है ना अच्छे तरीके से, तब से एक्चुअली हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ग्रो हुआ है कंपनीज का। उनको देख कर ना, वो एक कंपटीशन में जिसे हम कहते हैं, तो वो ग्रो हुआ है। तो इसलिए इस पॉइंट को भी मत भूलना। बाकी बहुत सारे और भी फायदे, कंपटीशन होता है, इनोवेशन भी तो आता है बेटा। अगर बाहर की कोई कंपनी आ रही है, ऑब्वियसली वो अपनी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आ रही है। अच्छा, सेकंड, हमें कम्पीट करती है, तो हम भी तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में उतरते हैं ना। जैसे कि आपकी क्लास में कोई एक बहुत अच्छा बच्चा है, तो आप भी तो कम्पीट कर रहे हो ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप बैठ गए हो हाथ पाँव छोड़ के कि बस हमें तो कुछ नहीं करना है। तो आपको भी तो लगता है ना हम भी उसके बराबर ना आए, लेकिन आसपास तो आए। तो एक अच्छी चीज़ है ना। तो कंपटीशन होना भी लाइफ में बहुत जरूरी है। तो FDI ने हमें बहुत अच्छे से एक कंपटीशन देने का काम किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आज ये टॉपिक फिनिश हो जाता है तो फिर हम एग्रीकल्चर आज ही स्टार्ट कर देंगे, मैंने आपको बोला था, ठीक है। नोट्स आपको मिल चुके हैं, है ना, एग्रीकल्चर के। एक बार मुझे बाद में ये टॉपिक खत्म हो जाए तो एक बार शो कर देना। बाकी एग्रीकल्चर के टॉपिक में मैं अपनी ओर से भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, लिखाऊंगी, कराऊंगी, ठीक है। चलिए, और इसमें तो हम लिख ही रहे हैं, इस टॉपिक में तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो कल अच्छे थे, है ना। मैं अब आपको डिस्क्लोज कर रही हूँ। उसमें एक क्वेश्चन UPSC 2023 का था, लास्ट वाला। वो 2023 का क्वेश्चन है बेटा। मैंने कल जानबूझ के नहीं बताया कि आप पर प्रेशर पड़ेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जो हमने डिस्कशन किया था बिल्कुल वैसा ही है। और 2023 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप आज की डेट में अभी चेक कर लो बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। एकदम चैलेंज है सारे क्वेश्चन आप एबल हो करने के लिए। पूरा पूरा उसी में से आया हुआ क्वेश्चन है ना। और पूरे जितने 2023 के क्वेश्चन है बेटा, यही नहीं, सारे देख लो आप। ऐसा लगेगा अभी, जबकि आपने एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा है, ये सब नहीं पढ़ा है, उसके बाद भी आपको लगेगा हम पूरी तरीके से एबल है। आज मेंस हो जाए तो आज इन क्वेश्चंस को हम लिख सकते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, डिस्कशन कीजिए टीचर के साथ, है ना। उसमें गुरेज मत कीजिए। लिखना तो लिखाती तो मैं हूँ ही, कभी मना किया ही नहीं आपको लिखवाने से, है ना। और ऑलवेज बोला भी है कि कोई कमी आपको लग रही हो तो भी मुझे आकर बताओ, अगर आपको लगे तो मैं वो भी आपको पूरी कराऊंगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हिंदी के बच्चे बताइएगा कहाँ तक लिखा था। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, भारत में नहीं नहीं नहीं, हमने लिखा था बच्चों। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब हेडिंग डालिएगा भारत में निवेश मॉडल। अब हम भारत के अंदर बात कर लेते हैं क्या क्या निवेश मॉडल है। हाँ, आराम से बैठ जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, सस्ता लो बिल्कुल। हाँ रुक जाओ बेटा, वो थोड़ा कॉपी वॉपी निकाल ले। क्या सीढ़ी चढ़ की हालत सबकी खराब हो जाती है, सबको 2 मिनट लगता है। अच्छा, कल कोई क्लास 11:30 तक नहीं, कल पूरी है 12 बजे तक पूरी है। मैंने बोला था मेरा मन नहीं होता ज़्यादा क्लासेस छोड़ने का। मैंने बोला था ना एक चांस है, अमन सर को बोला था एक चांस है कि शायद 11 साढ़े 11 तक शुक्रवार की भी होगी। नहीं, कल पूरी 12 बजे तक की क्लास है ना, वही जैसे होती है, मतलब सेम शेड्यूल है। और कोई छुट्टी नहीं है मंडे की भी, कोई मतलब छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है। बस एक छुट्टी थी, वो हो गई। हाँ हो गया, बस मेरा हो गया ना। मेरे को मतलब छुट्टी लेने का, क्लासेस छोड़ने का मन ही नहीं करता है। मैं अपने सारे काम आगे पीछे एडजस्ट कर लेती हूँ। हाँ एक्चुअली नहीं ना, सीरियसली शी इज सेइंग करेक्ट। नहीं नहीं, आई एग्री विथ यू, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। सीरियसली यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। हाँ यस यस यस, नहीं सीरियसली यू ऑल आर वेरी नाइस स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मुझे मन नहीं होता। नहीं, ये होता है सच में। अगर क्लास में बच्चे थोड़े से मतलब नालायक या थोड़े से मतलब बदतमीज होते हैं ना, तो ऐसा लगता भी चलो ठीक है, इन्हें पढ़ाया नहीं पढ़ाया। बट सीरियसली जब क्लास में बच्चे अच्छे होते हैं ना और वो पढ़ना चाहते हैं ना,
भले उनका प्रदर्शन अभी थोड़ा कम हो, लेकिन बच्चे जब सीखना चाहते हैं ना, वो चीज़ हमें अच्छी लगती है किसी भी टीचर को। हम नहीं चाहते कि आप टेस्ट करें तो बिल्कुल 10 नंबर में से 10 में 10 लाएं, आप 10 में से 0 ला रहे हैं, 1 ला रहे हैं, बट हमें खुशी इस बात में होती है कि एटलीस्ट आप वो एफर्ट कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि नहीं मैडम हमें सीखना है, आप सिखाइए हम सीखेंगे, भले प्रदर्शन अभी थोड़ा सा कम चल रहा है। और यही चीज़ लाइफ में आपको सक्सेस देती है। ये मत सोचिए कि क्लास में आपका प्रदर्शन कैसा, बिल्कुल बिल्कुल नील चल रहा हो, आपको ऐसा लग रहा है तो भी मत घबराइए, बिल्कुल भी मत घबराइए, ठीक है ना। तो एकदम बस अपना एफर्ट देते रहिए, डेली क्लास आते रहिए, ईमानदारी से जो आपका काम है उसको करते रहिए, घर में अच्छे से पढ़ते रहिए, टीचर की बात को सुनिए, समझिए, उसे अपने ऊपर बेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि सुनकर एक कान से निकाल दिया दूसरे कान से, ऐसा नहीं। आप देखिएगा सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, 1 साल लेट मिलेगी, 2 साल लेट मिलेगी, बट यू विल बी गेट सक्सेस। ये बात बिल्कुल पक्की है, आपको यूपीएससी आपका निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, बशर्ते लेकिन जो टीचर्स कह रहे हैं, और भी टीचर्स आते हैं, अकेले मैं ही नहीं हूँ एक महान, और भी टीचर्स आते हैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताते ही हैं। सारे टीचर्स अच्छे ही होते हैं, कोई बुरा नहीं होता है, सब अच्छे होते हैं। जैसे कि सब सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, वैसे ही सब टीचर्स भी अच्छे होते हैं, और बच्चे भी सब अच्छे होते हैं, कोई बच्चा अच्छा या बुरा नहीं होता है। बस किसी में सीखने की चाहत कम होती है, किसी में सीखने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा नटखट होते हैं कुछ बच्चे, चंचल होते हैं क्लास में, लेकिन ये नहीं है कि वो बुरे होते हैं, है ना। कुछ बच्चे बहुत सीरियस होते हैं क्लास में, तो सब ठीक है, सब चलता है, एक क्लास है, सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फैमिली के लोग हैं, अलग अलग नेचर के, तो वो सब चलता है। बट वही है कि बस जब पढ़ाई हो रही है तब सिंसियरली आप पढ़े, बाकी अपनी लाइफ में खूब मस्ती करे, मजाक करे, उससे हमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है भला बताओ, है ना। तो वो कोई बात ही नहीं है ना, ठीक है। अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं है कशिश, ये तुम लोग अच्छा सच में, हाँ कशिश, नहीं बेटा बहुत अच्छी बात है, सच में कशिश, मैं चाहती हूँ एंड नहीं यूर वेलकम बेटा, और सच बात है बेटा, मैं जो अपने बच्चों को सिखाती हूँ ऑलवेज आपको भी सिखाती हूँ। देखो बेटा पहनना और ये सारी चीज़ें, इनका कभी कोई अंत नहीं है, कभी कोई अंत है क्या बेटा। अच्छा एक बात बताओ, आज आप एक ड्रेस लेकर आए, कल लगेगा ये भी तो बहुत अच्छी लग रही है, ये भी तो बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा है कि नहीं ऐसी, ऐसा हम सबके, मैं भी इतनी बड़ी एज में हूँ फिर भी मुझे भी लगेगा। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, अपने खर्चों को मारती हूँ ऑलवेज। मन होता है ये भी खा ले वो भी खा ले, सबकी इच्छा होती है, आज ये खा ले आज वो खा ले, है ना। हाँ वही तो बोली, सबकी इच्छा होती है। लेकिन फिर क्या होता है कि मैं हमेशा क्या सोचती हूँ, घर की 2 रोटी भली, है ना, वो बेटर है। तो बिल्कुल सही बात है, आज आप जितना अच्छा हाथ टाइट लेके चलोगे ना, लाइफ में उतने सक्सेस रहोगे और उतने सुखी रहोगे। तो जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती। एंड दूसरी बात, लाइफ का ना कभी कोई पता नहीं है कब किसके साथ क्या होगा, इस बात का अजम्पशन हम लाइफ में नहीं कर सकते बेटा। हमें बहुत आसान लगती है जिंदगी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा मेरे साथ, मेरा तो सब बढ़िया रहेगा, मेरे घर में बहुत पैसा है। बिल्कुल मत सोचिए कब किसके साथ क्या हो, लड़की की नहीं बात कर रही हूँ, लड़कों के साथ भी। तो अगर हम हर प्रकार के संघर्ष को झेले हुए हैं ना, तो हमें कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमने कभी संघर्ष को फेस किया ही नहीं है तो फिर हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और यही एज है जिसमें आपको संघर्षों को फेस करना है। ये छोटी एज नहीं है बेटा, एग्जैक्ट यही एज है, 18 साल से लेकर 22-23 तक की एज है, जिसमें आपने जो सीख लिया, इसके बाद आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आफ्टर 25-24 आप सोचते हो ना आपको सीख पाओगे, सीख ही नहीं पाओगे, आप एकदम एक पक्के घड़े हो जाओगे। अभी आप में कच्चापन अभी भी बकाया है, अभी भी आप में वो चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ डांटी जाए, सिखाई जाए, तो आप सीखोगे और समझोगे। एक ये चीज़, और दूसरा मेरे कहने पर ऑलवेज एज अ मदर बोलूँ, कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर हमेशा अच्छा रखना। ऑलवेज 2 चीज़ें हमेशा अपने पास रखना, एक अपनी मेहनत संघर्ष और दूसरा कैरेक्टर। और जिसके पास ये 2 चीज़ें है ना बेटा, उसे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी लाइफ में। कभी भी अपने कैरेक्टर के साथ समझौता मत करना। स्पेसिफिकली गर्ल्स, किसी भी जगह पर है, बहुत ऐसे मौके आते हैं, है ना, बहुत डिमांडिंग होते हैं लोग, बहुत दुष्ट किस्म के होते हैं, नीच किस्म के होते हैं, मिलते हैं, खास तौर से बेचारी लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है। कभी भी समझौता मत कीजिए लाइफ में, एकदम अड़े रहिए, अडिग रहिए, उस जगह को छोड़ दीजिए, उस काम को छोड़ दीजिए, उस नौकरी को छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन अपने कैरेक्टर के साथ समझिए कि अगर एक बार समझौता हुआ तो समझौता बार बार होगा, बार बार होगा। इसीलिए एक बार नहीं हुआ तो फिर वो कभी नहीं होगा, है ना। तो इससे 2-3 चीज़ों को ना ऑलवेज ध्यान रखिए। लाइफ में आप मेरी बात को याद रखेंगे कि आप इतने सफल होंगे, मैं कहाँ होंगी आप कहाँ होंगे वो तो नहीं पता, लेकिन दुनिया गोल है कहते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, कभी ना कभी तो टकराएंगे। क्या पता जीवन के किस मोड़ में हम आप टकराएं, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, और आप एक बहुत सक्सेस कोई ऑफिसर हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेसवुमेन हो, और किसी अच्छी पोस्ट में हो। फिर आप मुझे बताओगे कोई एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसवुमेन हो, फिर बताओगे कि हाँ मैडम आपकी सीख हमारे बहुत काम आई। तो बस 2-3 चीज़ें हैं बेटा लाइफ में सक्सेस की, और तीसरी सब बातें
बकवास है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यस, इसमें हम लोग लिखते हैं। और हाँ, दूसरी एक चीज, मुझे सोसाइटी पढ़ाने का मौका जरूर देना। मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपको इंडियन सोसाइटी पढ़ाऊं, ठीक है, दिली इच्छा, इसलिए कि आई नो इट कि वो मैं कैसा पढ़ाती हूँ और कितना अच्छा डिस्कशन उसमें होगा, क्योंकि मेरी डॉक्टरेट है ही है सोशियोलॉजी में। तो वो हक मुझसे मत छीनना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये मैं हक आपसे मांगती। इनफैक्ट मैंने परसों नरसों अमन सर को ही बोला है कि सर सोसाइटी प्लीज मुझे मौका दीजिएगा बच्चों को, उसमें मेरा कोई ग्रेटनेस नहीं है। नहीं नहीं बेटा, वो तो चलो हो भी नहीं सकता विशाल। हाँ, लेकिन कम से कम सोसाइटी और जस्टिस में हक से मांग रही हूँ आपसे कि बिल्कुल, मतलब मैं कह रही हूँ कि आपको भी और अमन सर को ही बोला, रिकॉर्ड में भी ये चीज़ जा रही है कि मतलब मैं चाहती हूँ मैं आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे पता उसके बाद जो मैं आपको सिखाऊंगी ना, सिलेबस तो पूरा कराऊंगी, क्वेश्चन तो होंगे, उसके बाद आपको फील होगा यार यूपीएससी पढ़ा, आईएएस पढ़ा, टीचर से पढ़ा और कुछ सीखे। एक्चुअली जो क्लासेस का उद्देश्य है ना कि आपको सीख कर निकलो, आपके पेरेंट्स आपको यहाँ इसीलिए भेज रहे हैं। उसके बाद आपको देखेंगे वो, जैसे अभी बच्ची ने बोला, कशिश ने, कि कुछ बदलाव है, तो कुछ बदलाव इनके पेरेंट्स को भी दिखेगा। उसके बाद आपके पेरेंट्स को आप में और बदलाव दिखेगा, तो उन्हें लगेगा कि हमने जहाँ पर फीस भरी 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो भी आपने भरी 1.5 लाख, हाँ तो यार वो यूजफुल रही, चाहे वो मेरा बच्चा क्यों ना हो। अगर वो इतनी अच्छी चीज़ें सीख कर निकलेगी मेरी बेटी, तो क्या मुझे खुशी नहीं होगी? मुझे बहुत खुशी होगी कि चलो मेरे बच्चे ने सीखा। बनना ना बनना एक अलग बात है, लाइफ में अच्छा इंसान तो बने। अरे कुछ बने नहीं बने यार, अच्छा इंसान तो बन सकते हैं कम से कम। अच्छे इंसान ही बन के सब कुछ पालेंगे, जो नहीं कि अच्छी नौकरी पे ही बैठे, है ना। तो इसलिए इंडियन सोसाइटी पढ़ाने का मौका मुझे जरूर देना, जब भी मिले, अप्रैल में मिले, मई में मिले, जून में मिले, अभी मिले। हालांकि अमन सर ने बोला है कि आप एक बार बता दो कि आपका इकोनॉमिक कब तक खत्म हो रहा है, तो फिर हम लोग देखते हैं। और शायद आई थिंक आपका हुआ भी नहीं है सोसाइटी और जस्टिस, आपके काफ़ी सब्जेक्ट नहीं हुए ना अभी, पॉलिटी भी नहीं हुआ बच्चों। अच्छा कुछ बच्चों का हो गया, कुछ का नहीं हुआ। ज्योग्राफी हो गई है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट ये सब तो हो गया, गवर्नेंस भी हो गई। अच्छा गवर्नेंस भी नहीं हो, ठीक है, मैं तो खैर यही लेती हूँ इकोनॉमी और ये, है ना। ठीक, चलिए तो लिखिएगा भारत में निवेश मॉडल, उसमें लिखिएगा। हिंदी के बच्चे, हिंदी के कितने बच्चे बैठे? 1 2 3, ठीक है, लिखे। किसी देश की अर्थव्यवस्था, क्या हो गया भैया? कुछ आशीष भाई कोई बात है? सब ठीक चला ना ऑनलाइन? ठीक है। किसी देश की अर्थव्यवस्था गतिशील और व्यक्ति परक होती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था गतिशील और व्यक्ति परक होती है। भारत जैसे देश में इसकी आर्थिक, भारत जैसे देश में इसकी आर्थिक और सामाजिक, इसकी आर्थिक और सामाजिक असमानता के साथ, आर्थिक और सामाजिक असमानता के साथ एक ऐसे निवेश मॉडल की आवश्यकता है, एक ऐसे निवेश मॉडल की आवश्यकता है जो विकास को टिकाऊ और समावेशी बनाए, जो विकास को टिकाऊ और समावेशी बनाए। टिकाऊ और समावेशी बनाएं। जब भारत को अंततः अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली, जब भारत को अंततः अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली, तो एक विश्वसनीय निवेश मॉडल की सख्त आवश्यकता थी। तो एक विश्वसनीय निवेश मॉडल की सख्त आवश्यकता थी। जैसे पहला सतत विकास लक्ष्य, जैसे पहला सतत विकास लक्ष्य और दूसरा आर्थिक नीति 1991। सतत विकास लक्ष्य और दूसरा आर्थिक नीति 1991।
91, इन्हें हम क्या कहते हैं? SDGs कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, और इसे आपको पता है इसे क्या बोलते हैं? NEP। कुछ ही बोल देते हो, बिल्कुल ही कुछ ही बोल देते हो। ये कहां से आ गई? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सेजल, पी तो लिखा है। सेजल, तुम क्लास में हो ना बेटा? कल कहाँ गई थी बेटा? शादी वादी में गई थी क्या? हाँ सेजल, कल कहाँ गई थी? क्यों नहीं आई थी क्लास में? बताओ बताओ। हाँ वो बात हो सकती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेटा, है ना? और क्या? या NIPG जिसे कहते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। बस यही कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं करना है बेटा, है ना? नहीं तो कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो उसने सही बोला था, LPG, है ना? वही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लिखा है ना मैंने, आर्थिक नीति 1991। आर्थिक नीति जब भी आ रही है बेटा, या नीति 1991 आ रही है, तुरंत, मैंने आपको पहले भी समझाया, दोबारा समझा रही हूँ, तुरंत या तो LPG बोलिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलिए, इकोनॉमिक लैडर्स भी बोला जा सकता है उसे, आर्थिक सीढ़ियाँ भी बोला जा सकता है। तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओ, भाई ये सीढ़ियाँ कहाँ से पढ़ा दी गई? हमें तो कोई पढ़ाई नहीं है क्लास में, कोई सीढ़ियाँ, हमें तो कोई सीढ़ी चढ़वाई नहीं की क्लास में। ये कौन सी सीढ़ी चढ़वा रहा है UPSC? वही सीढ़ियाँ चढ़नी है आपको LP और G की। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोला जाए भाई साहब तो भी वही है, न्यू इकोनॉमिक बोला जाए तो भी वही है। 1991 टर्म जुड़ा तो तुरंत आपको LPG के बारे में वहां पर बात करनी है। बस इतना तुम आज की डेट में समझ लो, ठीक है ना? एकदम और क्लियर कर दिया तुम्हें। बाकी ठीक है, तुम्हारी बात सेजल की बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं, तो सही बात है मैडम, थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने आप में हो जाता है, ठीक है? तो और SDGs क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो हमारे यहाँ पर पहले कितने रखे गए थे? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना? 17 अभी, ठीक है? और पहले कितने थे जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे? एक सेकंड बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ यस, तो क्या बोल रहे थे? कौन बोल रहा था बेटा? तो SDGs कितने हैं? 17। और उसके पहले क्या बने थे? MDGs, मतलब 2000 में बने थे MDGs, ठीक है? मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है? तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने थे? 8, ठीक है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने थे बच्चों? 8 थे। वो कब बने थे? सन 2000 में, क्योंकि मिलेनियम खत्म हुआ था, ठीक है? मिलेनियम मतलब वही वो सदी जो है वो खत्म हुई थी, ठीक है? और उसके बाद हमने माना था कि 15 साल के लिए उन लक्ष्यों को बनाया था। ध्यान से समझ लेना बच्चों, ये काम की चीज़ है। तो जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमने बनाए थे उसके पहले, मतलब MDGs बनाए थे, तो इसमें कितने गोल्स थे? 8 गोल्स थे। तो इसे हमने बनाया था 2000 में, ठीक है? और ये बने थे 2015 तक के लिए, 15 सालों के लिए बने थे कि 15 सालों में हम इन गोल्स को पूरा करेंगे, जिसमें गरीबी, मैटरनिटी मतलब मातृत्व, तो इस तरीके से भूख वगैरह जैसे अपने पर्यावरण जैसे इसमें गोल्स थे। लेकिन 2015 तक क्या ये पूरे हुए? जी नहीं, ये पूरे नहीं हो पाए। विशेष तौर पर इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसे हम विकासशील देश कहते हैं, मतलब भारत जैसे देश, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार फेल्योर रहे, मतलब कि असफल रहे। तो फिर क्या किया जाता? ऑब्वियसली बात है, उन गोल्स को खत्म तो नहीं किया जा सकता था। तो फिर क्या किया गया कि उन्हें ही आगे सस्टेन, मतलब उन्हें ही आगे कंटिन्यू कर दिया गया, और इसीलिए उसका नाम बदलकर MDG की जगह पर क्या कर दिया गया? SDG कर दिया गया। और इसमें कितने गोल्स रखे गए? 17 गोल्स अब रखे गए हैं, और ये लगातार चल रहे हैं। हालांकि इनका भी जो रखा गया टाइम पीरियड वो बाय द एंड ऑफ 2030 रखा गया है, 2030 रखा गया है, ठीक है? अब देखो 24 चल रहा है, कितने लक्ष्य पूरे हो रहे हैं और कितने
नहीं हो रहा है। तो 17 ये क्या SDGs है। तो ये भी एक तरीके की चीज़ों को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज़ क्या हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास हमारे सबसे जरूरी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है आर्थिक नीति 1991। तो एक मॉडल हम बच्चों वो लेकर आए थे जो आप पूरा पढ़ चुके हैं, जिसे हम LPG मॉडल या फिर एक और मॉडल कहते हैं उन सबसे अलग। जल्दी बताओ। 1991 के मॉडल को हम एक नाम से और जानते हैं, एक नाम से और जानते हैं, राव मनमोहन मॉडल। वेरी गुड, शाबाश। तो अगर राव मनमोहन मॉडल पूछा जाए तो भी वो मॉडल वही है बेटा, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। सब पढ़ाया गया है, लिखाया गया, आपको समझाया गया है, एक बार नहीं 10-10 बार, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स एक ही है। अपनी सुविधा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए आप अपनी कॉपी को रंग डालिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सुविधा के लिए जब आप नोट्स बनाते हैं, आप उसमें कैसे लिखते हैं, मेरा उससे क्या लेना देना है। आप बच्चे थोड़ी ना कि मुझे आपकी कॉपी चेक करनी है। बेटा कॉपी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, प्रिंसिपल मैम के पास जानी है। आप भर दीजिए अपनी कॉपी को, भर दीजिए, जो जो टीचर बताता है पूरा गोद डाला करिए, पूरा गोदिए, उसको लिखिए। ये नोट्स जितने फिल होंगे उतने अच्छे होंगे। टीचर की एक एक बात को लिखिए, पेंसिल से लिखिए, पेन से लिखिए, किसी चीज से लिखिए, हाइलाइटर से उसको रंगिए, किसी तरीके से। बट आपके पास टीचर की हर बोली गई बात एक बार नहीं 100-100 बार होनी चाहिए। ये मत सोचिए हमें तो पता है राव मनमोहन मॉडल, कोई बात नहीं, उतनी बार फिर लिखिए नीचे कि 1991 राव मनमोहन मॉडल, MDGs, SDGs, 8 गोल, 17 गोल। फिर क्या करना है आपको, जो 100 बार बताए, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स। फिर इन कीवर्ड्स को जाइए घर में देखिए। समझ में आई बात कि मैडम ने बताया आज SDGs, जरा देखिए तो 17 गोल्स कौन कौन से, मैडम ने तो 2-4 बता दिए। भूख, पर्यावरण, मातृत्व, पृथ्वी असंतुलन, ये सब बता दिया, जलवायु परिवर्तन। हम भी तो देखिए, पढ़ाई तो हमारी है भाई, वही बात है ना बेटा, पर मेरी भी तो ड्यूटी आपको बताना। तो इसी तरीके से MDGs कौन कौन से मैडम ने बताए, अच्छा कितने पूरे हुए, अच्छा भारत की कहाँ कमी रही, ये सब आप ही को तो देखना पड़ेगा बेटा, क्यों कमी रही, समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेंस में यही से। SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का सामना क्यों कीजिए, का वर्णन कीजिए, सामना कीजिए, जाओ बैठो सामना करो, का वर्णन कीजिए और समाधान सुझाइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब नहीं आएगा तो कितना कठिन लग रहा है, और कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हर कीवर्ड को लिखिए, कॉपी को रंगिए, कॉपी को गोदिए, ठीक है। कॉपी को नीट एंड क्लीन मत रखिए, ठीक है ना। खूब नोट्स बनाइए, कुछ बातें जो घर में यहाँ पर याद नहीं आ रही उसे घर में जाकर याद करके लिखिए। क्या मैडम ने आज यही चीज़ें बताई थी, जरा देखिए तो यार उसके बारे में क्या क्या चीज़ें, और फिर देखिए आपका UPSC कैसे नहीं निकलेगा। फर्स्ट टाइम में आपका UPSC निकलेगा, पहली बार में निकलेगा, पहली बार में से। वो डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, पढ़ने का डेडिकेशन, ठीक है। फर्स्ट टाइम में, यस भैया प्लीज, फर्स्ट टाइम में मैं बोल रही हूँ, आपको यहाँ खड़े होकर अनाउंस कर रही हूँ रिकॉर्डेड क्लास में, पहली बार में निकलेगा, बशर्ते आप टीचर के कहे अनुसार चल तो लीजिए। बच्चा वही तो नहीं चलता, वही तो चलने को तैयार नहीं है, वो उसी में तो पता नहीं उसे क्यों तकलीफ है। टीचर जो बोले वो तो उसे कमबख्त करना ही नहीं है। और अगर वही वो कर लेना बेटा, पहले साल में अधिकारी बन के जब कुर्सी पे बैठेगा ना, फिर 100 बार थैंक यू बोलेगा, ठीक है ना। तो कुर्सी देखो अपनी, ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ी कुर्सी है, बहुत सुख सुविधा वाली कुर्सी है, सेवा की कुर्सी है, सब कुछ मिलेगा, सेवा भी करने का मौका मिलेगा खूब लोगों का, है ना। तो इसीलिए सबसे जरूरी चीज़ है जो टीचर बोले उसको, तो कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रखे। टीचर हर चीज़ नोट्स में रंग नहीं सकता बेटा, हमारी एक लिमिट है। आई हैव ओनली 90 आवर्स टू गिव यू माई सिलेबस, पता है आपको, आई हैव ओनली 90 to 92 आवर्स मैक्स। 90 घंटे में भला कोई इकोनॉमी पढ़ाई जा सकती है क्या? वैसे हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, जब लगातार 2 घंटा बोलते हैं आपके सामने हैं, जब आते हैं शुरू हो जाते हैं और बोलते ही रहते हैं बेटा, ना बैठते हैं, ना सुस्ताते हैं, ना बाहर जाते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना कोई फ़ोन कॉल लेते हैं जब तक घर का ना आए 1 आध मिनट। पूरा 2 घंटा ईमानदारी से पढ़ाते हैं आपको, तब जाकर बेटा 90 घंटे में आपका सिलेबस कराते हैं। लेकिन क्या इकोनॉमी सिर्फ 90 घंटे की है बेटा? यकीन मानिए नहीं है। इसमें गलती कोचिंग की नहीं है, अपना करियर वाले तो बहुत समय दे रहे हैं, बाकी जगह मैं 70 घंटे में पढ़ाती हूँ इकोनॉमी में, झूठ नहीं बोलूँगी, मतलब और फास्ट हो जाता है, और फास्ट हो जाती है चीज़ें। वो भी ये बाइलिंगुअल क्लास है इसलिए 90 घंटा मिला। अगर ये एक ही मीडियम की क्लास होती तो 70-72 घंटे से ऊपर नहीं मिलता, क्योंकि टाइम बचता है ना, अभी हिंदी इंग्लिश को अलग अलग लिखवाना पड़ता है, ये चीज़ है। तो आप सोच लो, अब 70 घंटे में क्या कोई इकोनॉमी हो सकती है क्या बेटा? हाँ, हिस्ट्री 120-150 घंटे में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हम क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक रोड मैप दे रहे हैं, एक गाइडेंस दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं,
चलना तो आपको है, गूगल आपको रास्ता बताता है, गूगल चलवा भी देता है क्या? गड्ढे में घुस जाना, कहना गूगल ने गड्ढा नहीं बताया था, तो मूर्ख तो तुम हो ना, वो तो रास्ता बता रहा है भाई, यहाँ से कट ले लो, लेफ्ट ले लो, 100 मीटर के बाद राइट ले लो, बाकी सेंस तो तुम्हें भी रखना है। और उसके बाद भी समटाइम गूगल के बताए हुए रास्ते भी गलत हो जाते हैं। कितनी बार, एक बार नहीं, ये कईयों बार होता है। आप भी गाड़ी से गए होगे, हम भी जाते हैं, पता चला घूमते जा रहे हैं गूगल के अनुसार, बाद में जब लोगों से पूछे भाई साहब कहाँ गए, बहन जी आप कहाँ गए, वो तो आप पीछे छोड़ाए 10 किलोमीटर, भैया गूगल से चले जा रहे, कहाँ गूगल में, आप लोग, आपको लोकल पूछना चाहिए था लोगों से। वही चीज़ इसमें है, ठीक है। तो सम टाइम आपको लग भी रहा बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप रास्ता ही गलत चल तो रहे हो, पेट्रोल तो फूक रहे हो, अपनी एनर्जी तो फूक रहे हो, लेकिन सही जगह पर भी तो चलो, तो कुछ बुद्धिमत्ता भी तो रखो, है ना। तो इसीलिए बार बार आपको इतना क्यों समझाया जाता है, हर टीचर क्यों कोशिश करता है हर 2-4 दिन में, 10 दिन में आपको इतना लेक्चर देने की। पागल नहीं हम लोग की भी एनर्जी लगती है कि यार ईमानदारी से कसम बच्चों को बताते रहे, कि शायद कोई एक आध बच्चा हो जो हमारी बात को सुनकर निकल जाए। बाकी तो आपको पता है कि 99.5% बच्चों का सिलेक्शन होना ही नहीं, बल्कि 99.9% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होना है, पता है ना क्यों? और क्या, यही तो यूपीएससी का रिजल्ट है, और क्या, यही तो आईआईटी का रिजल्ट है। 0.1 सिलेक्शन होता है बस आईआईटी और इसमें, नीट में और यूपीएससी में 0.1। मतलब अगर एक लगभग बात की जाए तो एक लगभग, वैसे बोला डिमोटिवेट ही करे कि इस क्लास से किसी का सिलेक्शन नहीं होना। हम जहाँ जहाँ पढ़ाते हैं हम यही बोलते हैं कि एक तरीके से बात की जाए तो एक क्लास से अगर किसी का हुआ तो एक आधा बच्चे का हो गया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, वो भी 2-4 साल के बैच में, क्योंकि 99.9% बच्चों का सिलेक्शन रेशो नहीं है, 0.1 का है। अब देख लो कितना टफ कॉम्पिटिशन है। लेकिन पेपर में एग्जाम जो आ रहा है वो सिंपल आ रहा है, वो ऐसा टफ नहीं आ रहा है। लेकिन मुद्दा वही है कि बच्चे अपनी ओर से एफर्ट डाल ही नहीं रहे हैं, वो क्लास से पढ़ के चले जा रहे हैं, टीचर के पीछे पड़े हुए हैं, टीचर ये पढ़ा दे, टीचर वो पढ़ा, टीचर बोले बोले घिसे जा रहा अपनी जबान कि बेटा ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, ये करो, पेपर पढ़ो, ये पढ़ो। बच्चा है कि अपनी धुन में लगा हुआ है, उसको अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, पढ़ाई के अलावा उसके पास सारे काम है, बस पढ़ाई का काम नहीं है। बाकी शादी है, ब्याह है, बीमारी है, ये है, वो है, सब काम है उसके पास, सब काम है, सजना है, संवरना है, कपड़े धोना है, प्रेस करना है, सब काम है। एक ही काम के लिए उसके पास समय नहीं, वो है पढ़ना। सब काम छोड़ दो, सिर्फ पढ़ो, सब काम छोड़ दो, सिर्फ पढ़ो। 100 बार बताया, आपके बाल कोई नहीं देख रहा, आपका मेकअप कोई नहीं देख रहा, आपके कपड़े गंदे स्मेल मार रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई आपके बगल में नहीं बैठेगा, मत बैठने दो, भाग जाने दो। लेकिन आप सिर्फ पढ़ाई में अपना समय लगाओ, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई में अपना समय लगाओ, ठीक है ना बेटा, जितना हो सकता है। भाई देखो, मैं तो आपको अपना बच्चा समझ के बहुत, मुझे तो बहुत प्रेम है आप लोगों से, आप लोग को यकीन हो चाहे नहीं हो, आप लोग को लगेगा मैं डायलॉगबाजी कर रही हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ आप बच्चों से, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल आपकी उम्र के ही हैं, है ना। तो मैं बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों से, मुझे लगता है कि दिल से आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ आप निकले बेटा, आप जरूर निकले, मुझे निहायत ही खुशी होगी। मैं कहीं रहूं, लेकिन मुझे कहीं से पता चला कि करियर का ये बच्चा मेरा उस क्लास का निकला था, उस बैच का, तो मुझे बेहद खुशी होगी, बेहद, है ना। हर टीचर को ही होगी, ऐसे मतलब कहने का मतलब वो नहीं है, सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो इसलिए एज अ मदर मैं चाहती हूँ कि आप निकले, और इसलिए मैं कभी आपको डांटती भी हूँ, गुस्सा भी करती हूँ कि भाई देखो पढ़ो बेटा, पढ़ो, है ना। टेस्ट अच्छे से दो, टेस्ट में जरूर आओ बच्चों, चाहे 0 मार्क्स आए, प्रेशर तो झेलो, मेंस का टेस्ट है, ईमानदारी से दो, पढ़ लो, पढ़ के लिख दो क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़कर आधे 1 घंटे बाद इधर उधर होके फिर उसमें अपना एफर्ट डालो, है ना। जब ये सब काम नहीं करोगे बेटा तो कैसे सिलेक्शन होगा? देखो हमारा पैसा तो हमें महीने में मिल जाता है, मानते हो, मैं 2 घंटा खड़ी हूँ, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा बेटा, वरना मुझे क्या पड़ी आपकी इतनी, मैं आऊँ लेक्चर शुरू करूँ, पढ़ाऊँ, 2 घंटा जाऊँ, मुझे महीने का अंत में अपनी सैलरी मिल ही जाएगी बेटा, मुझे क्या पड़ी तुम लोग की इतनी, तुम मेरे बच्चे थोड़ी ना हो। एक बात है, मेरे पैदा किए हुए बच्चे थोड़ी ना, ऐसे मैं सोचूँ तो बात पे बात है। हर टीचर यही तो सोचकर बात करता है ना, भाई मेरे बच्चे थोड़ी ना जो मैं इतना परेशान हूँ, मेरे सच के छोटे भाई बहन थोड़ी ना जो मैं परेशान हूँ, है ना। ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी भी बच्चियाँ कहीं पढ़ रही हैं, है ना। आज अच्छा कर्म करेंगे तो उनके साथ भी अच्छा होगा, ईश्वर देखेगा, है ना। और सरस्वती के साथ तो कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। एक बार लक्ष्मी के साथ बेईमानी कर दो, कहते लक्ष्मी छोड़ देती है, लेकिन सरस्वती के साथ की गई बेईमानी जीवन भर हमको भुगतनी पड़ती है। और इसीलिए जनरली टीचर ईमानदार होते हैं, जनरली 10% बेईमान भी है इस फील्ड में, लेकिन 80-90% टीचर आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सरस्वती छोड़ेगी नहीं हमें, पूरा घर परिवार सत्यानाश कर देगी हमारा, अगर हमने इस क्लासरूम में आकर बेईमानी की। बेईमानी भी करो उतनी कि 100 में से 2-4% की, कि एक आध टॉपिक में लास्ट में समय कम मिला तो थोड़ा कम पढ़ा दिया, एक आध टॉपिक में, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक में ही बेईमानी करके बच्चों के साथ निकल गए, ठीक है। तो याद रहेगी ये बातें बेटा। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली, डेली पढ़ रहे हो? हाँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपकी चुप्पी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया है। क्यों नहीं पढ़ रहे हो बच्चों? कार्ड छपवा दें?
नारियल फोड़ दे क्लास के बाहर एक आध बार? क्या करोगे तुम लोग बताओ? तुम्हारे यहाँ तो रोजे शुरू होने वाले ना कशिश? अरे इसके यहाँ की सिवैयाँ कैसे खा पाऊंगी मैं, तब तक तो मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, घर बुलाएगी, अपन घर चलेंगे इसके, है ना कशिश? दिल्ली में ही ना घर तुम्हारा? हाँ 10 मार्च से स्टार्ट है ना। हाँ रोजे तो तुम रखोगी पूरे? पूरे नहीं, पर फर्ज है बेटा, पर ये फर्ज फिर कैसे होगा, मतलब भूखी प्यासी? अच्छा तो फिर नहीं, मतलब वो तो मैं समझ गई, चलो ठीक है, अच्छी बात है। खैर ये तो है कि एक ड्यूटी आपकी, बट फिर पढ़ाई कैसे होगी साथ साथ, मतलब क्लासेस हो जाती है? अच्छा अच्छा, हाँ तुम भी तो, अरे हाँ मैं तो इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं भी बोलूँ ये कैसे बोल रहा है कि हो जाती है? हाँ हाँ, तो ये भी बात सही है कि जब जैसे हम ही लोग नवरात्रि जब करते हैं, कितने लोग हमारे यहाँ भी एक लौंग पर करते हैं, दिन भर कुछ नहीं खाते, एक लौंग पर या एक एप्पल पर करते हैं या एक इलायची पर करते हैं। हाँ तो ठीक है, वो भी सब कर ही जाते हैं, सही बात है। धर्म और कर्म जब मिलता है तभी तो एक अच्छा जोड़ बनता है, सही बात है ना। ठीक है चलिए, तो उसी में लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके फिर इंग्लिश को लिखवाएंगे। भारत ने 1951 में, पैराग्राफ चेंज करना बच्चों, भारत ने 1951 में अपनी योजना प्रक्रिया शुरू की। 1951 में अपनी योजना प्रक्रिया शुरू की, योजना प्रक्रिया शुरू की और संसाधन जुटाने के लिए, और संसाधन जुटाने के लिए, और संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न निवेश मॉडल लागू किए, और संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न निवेश मॉडल लागू किए। इन मॉडल को लागू किए, इन मॉडलों को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इन मॉडलों को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इन मॉडलों को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स इन इंडिया। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स इन इंडिया लिखिए। A nation's economy is dynamic. A nation's, yes beta, a nation's economy is dynamic and subjective. A nation's economy is dynamic and subjective. In a country like India, in a country like India, with its economic and societal, with its economic and societal, हाँ कहाँ से बोलना बेटा? अच्छा, in a country like India, with its economic and societal disparity, an investment model that makes an investment model that makes development sustainable and inclusive is required. Sustainable and inclusive is required. Continue. The need for a reliable investment model, the need for a reliable investment model was dire, D-I-R-E, was dire when India finally gained independence from the British. When India finally gained independence from the British.
एग्जाम्पल फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड सेकेंड हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसे आप SDGs कहते हैं, इन ब्रैकेट 2015-17 गोल्स। ठीक है, हिंदी बच्चों ने लिख लिया था बगल में, ठीक है। सेकेंड इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 और इन ब्रैकेट राव मनमोहन मॉडल, वो भी लिख लो, तुम लोग भी लिख लिया था, ठीक है, लिख लिया था ना राव मनमोहन मॉडल, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इन ब्रैकेट राव मनमोहन मॉडल, राव मनमोहन मॉडल या LPG। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा इंग्लिश मीडियम। इंडिया स्टार्टेड its planning process in 1951, जब तक आप लिख लो बेटा हिंदी मीडियम से, संध्या से ले लो पीछे। इंडिया started its planning process in 1951 and different investment models started। हाँ, तो इतना पीछे कहाँ छूट गई? हाँ, इंडिया स्टार्टेड इट्स प्लानिंग प्रोसेस इन 1951। कहाँ छूट गई तुम? वही तो मैं बोल रही हूं। एंड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स वर implemented to mobilize resources. These models can be divided into 4 phases. हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे पहले एक पैराग्राफ लिख लीजिए। वो हो जाता है, हाँ हो जाता है, कभी कभी हम लोग भी बोल देते हैं 2 बार। लिखिएगा फेज 1, हेडिंग डालना पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे, फिर हिंदी को लिखवा देती हो ना। फेज 1 इन्वेस्टमेंट मॉडल इन ब्रैकेट 1951 to 69। फेज 1 1950 to 69, ठीक है, या 51 to 69, एक ही बात है। मैंने 50 लिख दिया योजना आयोग के हिसाब से, आप भी लिख सकते हो आगे पीछे, ऐसा कोई नहीं है कि एकदम टाइप दिए कि 51 ही लिखना है। तो अब मान लीजिए 1952 हम 69 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो तुम लोगों को प्लानिंग के हिसाब से याद आती है अपनी समझ से? चलो बताओ, आराम से 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हिंदी के बच्चे भी बताओ, इंग्लिश के भी। प्लानिंग तुम पूरी पढ़ चुके हो, पूरे 5 ईयर प्लानिंग मैंने आपको ईमानदारी से पढ़ाए हैं, ठीक है, लिखवाए भी हैं, डिस्कशन किया। अब थोड़ा तुम्हारे याद करने का समय आ रहा है, सिलेबस आगे आगे बढ़ रहा है और तुम्हें चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। याद करो क्या किया होगा हमने इसमें, क्या मॉडल लिया था? हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन बेटा उसके पहले एक और कोई मॉडल भी तो, हैरो-डॉमर मॉडल। शाबाश। तो इस फेज में हमने जो लिया था बच्चों, एक तो हैरो-डॉमर मॉडल को अपनाया था हमने, जिसमें हम एग्रीकल्चर के साथ साथ इरिगेशन को प्रायोरिटाइज कर रहे थे, अर्थात कृषि के साथ साथ सिंचाई को प्राथमिकता देने का काम कर रहे थे। क्यों 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 क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी थी। वेरी गुड। और क्यों? फिर भी मेरा क्यों और सोचो, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर खाद्यान्नों की कमी थी। इतनी सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तुम लोगों ने। अरे फूड ग्रेन्स की कमी थी, और हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरना। समझ रहे बेटा? तो इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट कैसे भरेंगे? और इसीलिए जैसे ही हम स्वतंत्र हुए और 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग को सेट किया। एग्जैक्ट डेट क्या थी? 15 मार्च 1950। यही थी ना कि सब भूल गए हो?
15 सब लिखवाया गया आपको। तो 15 मार्च 1950 को हमने प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया और 1 अप्रैल 1951 में हमने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना का FYP का निर्माण किया, उसे कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, कब किया था हमने? 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया था 1956 के लिए। और हर योजना में हम कुछ ना कुछ अपने ऑब्जेक्टिव रखते थे, अपने कुछ ना कुछ उद्देश्य रखा करते थे। तो उसमें हमारा जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था कि हम कृषि को प्राथमिकता दें, और चूंकि कृषि करने के लिए हमें पानी की जरूरत होगी तो इसलिए हम सिंचाई को प्राथमिकता दें, ताकि हम खाद्यान्नों के मामले में सेल्फ डिपेंड हो सके, मतलब आत्मनिर्भर हो सके। ये पहली योजना का आपका मॉडल था और जिसे नाम दिया गया हैरोल्ड डॉमर मॉडल। लेकिन फिर 56 जब आया तो इसी टाइम पीरियड के बीच में नेहरू जी को एहसास हुआ कि हम दूसरों पर ना बहुत डिपेंड कर रहे हैं, खासतौर से जितने भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, है ना, लाइक ब्रिटेन है, अमेरिका है, हम बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो हमें ना इंडिपेंडेंट चाहिए इंडस्ट्रीज़ में। तब जाकर उन्होंने महालनोबिस के साथ मिलकर क्या बनाया? एक नेहरू महालनोबिस मॉडल, जिसे हम लार्ज और हैवी इंडस्ट्रीज कहते हैं, वो मॉडल बनाया। और 56 to 61 के बीच में हमने उस मॉडल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ उस मॉडल का काम उसी बीच में हुआ। मैंने क्या बोला था कि जो नेहरू महालनोबिस मॉडल था वो कहाँ से कहाँ तक चला था बच्चों? वेरी गुड, शाबाश। ये चला था 2nd FYP to 7th FYP। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8वें से क्या गया था? LPG मॉडल, जैसे हमने राव मनमोहन मॉडल नाम दिया था। 61 के बाद हम चाह रहे थे कि कुछ और करें, हमने करने की कोशिश भी 61 to 66 में, लेकिन उसी बीच में हमने 2 वॉर झेल लिए, 1962 इंडो चाइना और 1965 इंडो पाक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इंडो चाइना वॉर हम हार गए, और हम हारे नहीं, हमने क्या बोला था? हमारा मनोबल हार गया। पाक से हम जीते, पाकिस्तान से जीते, बट ठीक है, वो तो लड़ाई थी, वॉर था। लेकिन जो चाइना से हारे उसने हमें तोड़कर रख दिया, क्योंकि हमारे बहुत सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए, और हमारे बहुत से इक्विपमेंट उसमें लग गए, बहुत सा पैसा लग गया। और फाइनली जो हम सोच रहे थे, कब? 51 से 56 के टाइम पीरियड में वो सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब कि खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स, उसकी आत्मनिर्भरता। और फाइनली हमें क्या लाना पड़ा था फिर आगे जाकर? इसी टाइम पीरियड के बीच में हम क्या लेकर आए थे? 66 से 69 के बीच में हम लेकर आए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है ना? इस तरीके से जैसे टीचर पढ़ा रहा है, आपको चीजें माइंड के अंदर एकदम सेट होनी चाहिए, उसके लेयर्स होने चाहिए, सेटिंग के लेयर्स होने चाहिए, और वो चीजें उसी सीरियल में आपको याद आती जानी चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर, इसी तरीके से। ठीक है, हमें तो प्रैक्टिस है, सालों से पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एकदम लेयर्स अपनी दिमाग में सेट कीजिए। तो यस, राइट डाउन लिखिएगा बच्चों इंग्लिश मीडियम के लिखिए। हाँ, कहाँ तक लिखा था बेटो? हाँ, फेज 1 लिखो। चाहो तो पॉइंट वाइज लिख लो, चाहो जैसा लिखो, लिखना है तो चलो पैरा पॉइंट लिख लो, उसमें ईजी रहता है पढ़ने में। लिखो, न्यूली इंडिपेंडेंट द गोई मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, न्यूली इंडिपेंडेंट द गोई mobilized every internal and external means to utilize the needed resources, the areas that demand the most resource allocation, the areas that demand the most resource allocation are
हमारा फार्मूला सिर्फ ये नहीं है कि यार मैं ऐसे सेवैया नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा ना, तुम बस चिंता कर रही हो, तुम चिंता करोगी तो नहीं खिलाएगा साक्षी, ऐसे बार बार नहीं बोलो उसको, खिलाएगा ना, बनाएगा। मजाक कर, लिखो बेटा। नहीं नहीं खिलाएगा। बिलाल तुम सेवई नहीं खिलाओगे? हाँ मैं स्पेशल आऊंगी, सच में बोल रही हूँ, तुम सेवई लाना, मैं मुखर्जी नगर आती हूँ, मैं सच में खाने आऊंगी, ठीक है ना कशिश? ईद की सेवैयाँ है ना, हाँ मैं पक्का आऊंगी खाने के लिए, ठीक? तो लिखो, तो क्या लिखा आपने? द एरियाज दैट डिमांड द मोस्ट रिसोर्स अलोकेशन आर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सोशल सेक्टर, infrastructure and the social sector. Second point, the Nehru Mahal Nobis model and Harrod Domer model, Harrod, Harrod, Harrod Domer model was a product of this stage. Third point, the entirety of the financial and tax system, and the fiscal policy saw revamping as it was regulated to lead to maximum funds for government to meet its expense. ठीक, हिंदी के बच्चे लिखिएगा। पहला, चरण एक निवेश मॉडल 1950 या 51 टू 69, 1950 टू 69, उसमें लिखिएगा बेटा, पहला पॉइंट लिखिएगा, नव स्वतंत्र भारत सरकार ने आवश्यक संसाधनों का उपयोग करने के लिए हर आंतरिक और बाहरी संसाधन जुटाए, जो क्षेत्र, उसी के आगे, जो क्षेत्र सबसे अधिक संसाधन आवंटन की मांग करते हैं, जो क्षेत्र सबसे अधिक संसाधन आवंटन की मांग करते हैं, वे बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र हैं।
दूसरा पॉइंट लिखिएगा, महालनोबिस मॉडल तथा हैरोल्ड डॉमर मॉडल, हाँ दूसरा पॉइंट है, महालनोबिस तथा हैरोल्ड डॉमर मॉडल इसी चरण के उत्पाद थे, इसी चरण के उत्पाद थे, इसी चरण के उत्पाद थे। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, संपूर्ण वित्तीय और कर प्रणाली, संपूर्ण वित्तीय और कर प्रणाली एवं राजकोषीय नीति में, और राजकोषीय नीति में सुधार देखा गया, हाँ राजकोषीय नीति में सुधार देखा गया, क्योंकि सरकार को अपने खर्चों को, क्योंकि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अधिकतम धनराशि उपलब्ध कराने के लिए, अधिकतम धनराशि उपलब्ध कराने के लिए इसे विनियमित किया गया था, उपलब्ध कराने के लिए इसे विनियमित किया गया था। हिंदी के बच्चे के पहले लिख लो, फिर इंग्लिश को लिखवाऊंगी। चरण 2 निवेश मॉडल, अगली हेडिंग है चरण 2 निवेश मॉडल 1970 से 73, चरण 2 निवेश मॉडल फेज 2 70 से 73। ठीक है, इसमें लिखिएगा 1970 की पहला पॉइंट है नंबर वाइज, 1970 की औद्योगिक नीति, 1970 की औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन में भारत सरकार ने निजी पूंजी को, भारत सरकार ने निजी पूंजी को शामिल करने का पक्ष लिया, निजी पूंजी को शामिल करने का पक्ष लिया। सेकंड पॉइंट, हाँ पक्ष लिया। सेकंड, नियोजित और सतत विकास की प्रक्रिया में, नियोजित और सतत विकास की प्रक्रिया में अब निजी भागीदारी भी सुनिश्चित हुई। प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी, या निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित हुई। तीसरा पॉइंट है, यह योजना निजी क्षेत्र को उन क्षेत्रों में आगे लाने पर केंद्रित थी, उन क्षेत्रों में आगे लाने पर केंद्रित थी जो उनके लिए खुले थे, लेकिन तकनीकी एवं वित्तीय बाधाओं के कारण
उन्होंने तकनीकी एवं वित्तीय बाधाओं के कारण उन्होंने ऐसा करने से परहेज किया। उन्होंने ऐसा करने से परहेज किया। उन्होंने ऐसा करने से परहेज किया। क्यों किया परहेज? आप औद्योगिक नीति भी पढ़ चुके हैं क्या? अच्छा, थोड़ा इंग्लिश में। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर था, हम कह रहे कि हमने इस फेज़ में उन्हें बहुत कोशिश की कि मोटिवेट करें, खासतौर पर जो उनके लिए ओपन सेक्टर्स थे। हमने कोशिश की कि उनका पार्टिसिपेशन वहाँ पर हो, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर उस हिसाब से मोटिवेट नहीं हुआ, प्रमोट नहीं हुआ। क्यों? हाँ, शाबाश। क्योंकि लाइसेंस सिस्टम था, कोटा राज था, परमिट सिस्टम, परमिट राज था, हैवी टैक्सेशन पॉलिसी थी, ठीक ठाक एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी नहीं थी, है ना। और इस वजह से गवर्नमेंट, वही बात है ना, गवर्नमेंट को क्या लगता है, मैं जब बोलूँ वैसा लोग काम करें। 70 से 73 के एरा की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, मतलब लगभग 4 साल की बात कर रहे हैं। और उसी के पहले 69 में सरकार क्या करके आई थी, जरा बताना। शाबाश। 14 बड़े बैंकों का क्या करके आई थी? नेशनलाइजेशन करके आई थी। 69 में आप नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अपना रहे हो, प्राइवेट सेक्टर के 100% शेयर खरीद कर अपने हाथों में कंज्यूम कर रहे हो। वाह, क्या बात है। और 70 से 73 में आप चाह रहे हो कि मैंने प्राइवेट सेक्टर में चाह रही हूँ कि आए और भाई आकर एकदम काम करना शुरू कर दे। ये तो तमाशा है। आप एक तरफ गला घोट के मार रहे हो और दूसरी ओर बोल रहे हो कि लो हमने थोड़ा सा धीरे कर दिया आपका गला घोटना, अब सांस भी लो, चलो सांस लो। ये तो वही बात हो गई ना। तो गवर्नमेंट जो काम करती है ना, वो एग्जैक्ट ऐसे ही करती है। और इसीलिए प्रॉब्लम हुई और इसीलिए निजी क्षेत्र ने परहेज किया, वो मोटिवेट नहीं हुआ। और फिर होना भी क्या था, 73 की पॉलिसी में हमने फिर पढ़ा था कि इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा जो एक तरीके का फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, मैंने कई बार इस ईयर को बताया क्लास के अंदर, एक बार नहीं कईयों बार बताया कि शुरू किया, और उतनी बार इस बात को रिपीट किया कि लेकिन 1977 में कौन सी गवर्नमेंट आई? और आते साथ ही उनका मूड कैसा था? सोशलिस्टिक था और गांधीयन मूड था। तो आते साथ ही उन्होंने, जो इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा शुरू भी किया, FI 73 में हिम्मत की भी, उन्होंने उसे शट डाउन कर दिया, उसे आकर क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि वो समाजवादी गांधीवादी योजना और मूल्यों से प्रभावित व्यक्ति थे, जो मोरारजी देसाई थे। लेकिन फिर वो हटे 1980 में, फिर वापस बैक आती हैं कौन? मैडम इंदिरा। और आकर वो फिर शुरुआत करने ही जाती हैं, लेकिन फिर से उनके सामने क्या चीजें शुरू हो जाती है? आतंकवाद और खालिस्तान की मांग। उसके चलते उनका पूरा फोकस कहां पर हो जाता है? ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा घर शांत नहीं है तो आप बाहर का काम कैसे देख पाओगे? मैं यहां तभी शांति से पढ़ा सकती हूं जब मेरे घर में शांति हो। मेरे घर में अशांति है, मैं आपको शांति से कभी नहीं पढ़ा पाऊंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब घर में अशांति थी तो हम बाहर के मैटर को कैसे देखते? तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया? ऑपरेशन ब्लू स्टार, और बाद में उन्हीं की डेथ। फिर बाद में आए राजीव गांधी, उन्होंने भी कोशिश की, बहुत अच्छा काम किया, सनराइज इंडस्ट्री लेकर आए, मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर, सूचना, ये सब है ना, ये सब इलेक्ट्रिक, ये सब लेकर आए, जिसे हम सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। लाए, काम करना शुरू कर रहे थे, लेकिन वो भी फंस गए लिट्टे के मामले में। श्रीलंका और इंडियन या तमिलियंस और उनके मामले में फंस गए, और उनकी भी क्या हो गई? डेथ हो गई। बस फाइनली फिर आपके सामने आ गया राव मनमोहन मॉडल, और फाइनली हम फिर ओपननेस की पॉलिसी लेकर आ गए। ठीक है, चलो तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा फेज 2। ठीक, लिखिएगा फेज 2 इन्वेस्टमेंट मॉडल 1970 to 73। फेज 2 इन्वेस्टमेंट मॉडल 1970 to 73। फर्स्ट पॉइंट, the implementation of the industrial policy, the implementation of the industrial policy of 1970 saw the 1970 saw the goal siding with the inclusion of
private capital, yes, private capital. Second point, the process of planned and sustainable development, the process of planned and sustainable development was the involvement of the private sector, Third, this plan focused on making the private sector come up in areas that were open to them, but they refrained due to technical and financial constraints. ठीक, थर्ड फेज आप लोग लिख लो, फेज 3 इन्वेस्टमेंट मॉडल, फिर आपको लिखवा दूंगी। फेज 3 इन्वेस्टमेंट मॉडल 1974 to 90। हाँ, नाइनटीन 74 to 1990, उसमें लिखिएगा फर्स्ट, the enactment of the Foreign Exchange Regulation Act, of 1974, Foreign Exchange Regulation Act of 1974 in bracket FERA, इसे शॉर्ट में फेरा कहते हैं, और ये फेरा नाम से ही पूछा जाएगा, FERA, फेरा, brought the idea of foreign capital to the forefront for the first time, मैंने आपको बताया था इसे एक ड्रैकोनियन पॉलिसी का नाम दिया गया था, ठीक है, हाँ, ये FERA को, फेरा को, और आपको मैंने बताया था ये फेरा को ड्रैकोनियन पॉलिसी, मतलब एक बहुत कठोर नीति की संज्ञा इसे दी गई थी फेरा को, और इसे क्या किया था, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज था उसके ऊपर रेगुलेट कर दिया था, मतलब वही जिसे हम कोटा कहते हैं, इसी का मतलब है कोटा बेटा, समझ रहे हैं? तो कोटा मतलब आप क्या लाएंगे, क्या भेजेंगे, ये सब सरकार के पास जानकारी होनी चाहिए, अगर सरकार को ठीक लगेगा तो ठीक, नहीं लगेगा तो नहीं। तो बहुत ही टफ नीति थी, बहुत ही एक लॉन्ग टर्म नीति थी, तो जिस वजह से हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छी तरीके से हो ही नहीं पा रहा था, तो उस वजह से ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो फॉरेन करेंसी चाहिए वो भी हमारे यहाँ पर नहीं आ रही थी। तो जब हम IMF के पास गए थे, तो जब उन्होंने हमारे पर जो टर्म्स और कंडीशंस लगाई थी, मैंने पहले भी आपको सब पढ़ाया और लिखाया है, तो उसी में उन्होंने ये भी हमें चेंज करने के लिए कहा था, ये भी उनका एक टर्म थी, एक पॉलिसी थी हमारे ऊपर, कि आप जो अपने यहाँ पर एक ड्रैकोनियन एक्ट लगाते हैं, फिर आपको उसे चेंज करना पड़ेगा, उसे फेमा में कन्वर्ट करिए आप। तो हमने तभी जाकर 2000 में, ईयर 2000 में फेरा को हमने फेमा में कन्वर्ट कर दिया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। और फिर साथ ही साथ 2002 में हम लेकर आए थे कंपटीशन कमीशन एक्ट। क्या लेकर आए थे? कंपटीशन कमीशन
एक्ट लेकर आए थे, या जिसे हम आयोग भी कहते हैं, ठीक है, तो वही है, हम एक एक्ट लेकर आए थे ताकि कंपनीज के बीच होने वाला जो कंपटीशन है उसको देखा जा सके। तो यस, इसी के आगे लिखिएगा। क्या लिख रहे थे आप लोग? हाँ, उसमें क्या लिखा था? हाँ ठीक है, ब्रॉड द आइडिया ऑफ, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, द एरिया ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, द एरिया ऑफ resource mobilization saw some dynamic changes after 1985, saw some dynamic changes after 1985, comma, as the planning commission had suggested, as the planning commission had suggested the globalization of the economy twice, the globalization of the economy twice. Third point is, the aim was to open up, the aim was to open up the Indian market to private, and foreign capital in the industrial area, which was earlier reserved for the government, फेज 4 भी लिख लो, फिर मैं हिंदी को लिखवा दूंगी एक साथ। इन्वेस्टमेंट मॉडल या फेज 4 इन्वेस्टमेंट मॉडल, फिर आपको लिखवा दूंगी। फेज 4 इन्वेस्टमेंट मॉडल 1991 ओनवर्ड्स, है ना, तो 91 टू ओनवर्ड्स। अब ये अभी तक चल रहा है, मैंने कई बार ये भी बात आपको बताई है ना, कि ये प्रोसेस है बच्चों, इसे भूलना नहीं। ये कहाँ तक जाएगा ये ना मुझे पता है ना ये आपको पता है, ठीक है ना। तो प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, कोई रूल या रेगुलेशन नहीं था जिसे अप्लाई किया और वो बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, फर्स्ट वर्ड लिखना बच्चों, द गल्फ क्राइसिस ऑफ 1991, द गल्फ क्राइसिस 1991 was brought about by inferior fundamentals of economics, that followed Gulf War first. Gulf War I. Second point, there was a severe discrepancy in the balance of payments, BOP, causing India to go to the IMF, for monetary and financial aid. India was to restructure its economy. Financial aid. India was to restructure its economy. So, the GOI commenced reforms in
1991। ठीक, चलिए हिंदी के बच्चे आ जाइए, अब लिख लीजिए आप लोग भी बेटा। चरण 3 का निवेश मॉडल, चरण 3 लिखना था ना, ठीक। चरण 3 का निवेश मॉडल 1974 से 90 हो गया, पहला पॉइंट लिखिएगा। हाँ, 74 से 90, 74 टू 1990, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 1974 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1974 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम ब्रैकेट में फेरा 2000, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा, फुल फॉर्म लिखना है क्या इंग्लिश में, कि लिख लिया था आपने? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, लिख लो बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा के अधिनियमन ने पहली बार विदेशी पूंजी के अधिनियमन ने पहली बार विदेशी पूंजी के विचार को प्रस्तुत किया, विदेशी पूंजी के विचार को प्रस्तुत किया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा बच्चों, संसाधन जुटाने के क्षेत्र में 1985 के बाद कुछ गतिशील परिवर्तन देखे गए, क्योंकि योजना आयोग ने दो बार अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का सुझाव दिया था। योजना आयोग ने 2 बार अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का सुझाव दिया था। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसका उद्देश्य भारतीय बाजार को औद्योगिक क्षेत्र में निजी और विदेशी पूंजी के लिए खोलना था, निजी और विदेशी पूंजी के लिए खोलना था, जो पहले सरकार के लिए आरक्षित था, जो पहले निवेश विदेशी पूंजी के लिए खोलना था, जो पहले सरकार के लिए आरक्षित था। अगला है चरण 4 का निवेश मॉडल। चरण 4 का निवेश मॉडल 1991 से आगे, चरण 4 का निवेश मॉडल 1991 से आगे। ठीक, तो उसमें लिखिएगा पहला 1991 का खाड़ी संकट, 1991 का खाड़ी संकट प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद, खाड़ी संकट प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद
उत्पन्न हुए अर्थशास्त्र के निम्न एवं अविवेकशील, अर्थशास्त्र के निम्न एवं अविवेकशील बुनियादी सिद्धांतों को, निम्न एवं अविवेकशील बुनियादी सिद्धांतों को अपनाने के कारण हुआ था। अविवेकशील बुनियादी सिद्धांतों को अपनाने के कारण उत्पन्न हुआ था या हुआ था। दूसरा पॉइंट है के कारण उत्पन्न हुआ था। दूसरा पॉइंट है भुगतान संतुलन में गंभीर विसंगति थी। भुगतान संतुलन में गंभीर विसंगति थी। गंभीर विसंगति थी जिसके कारण भारत की मौद्रिक और वित्तीय सहायता के लिए, भारत की मौद्रिक और वित्तीय सहायता के लिए IMF के पास जाना पड़ा। IMF के पास जाना पड़ा। के पास जाना पड़ा चूंकि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करना था। चूंकि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करना था, इसलिए भारत सरकार ने पुनर्गठन करना था, इसलिए भारत सरकार ने 1999 में सुधार शुरू किए। इसलिए भारत सरकार ने 1999 में सुधार, 1991 में सुधार शुरू किए। 1991 में सुधार शुरू किए। ठीक है, फेस किसका? थर्ड का। हाँ देखो, आपको हमने जब पहले भी बात की थी, बहुत शुरू में बात की थी, तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था कि हम लोग ये समझ नहीं रहे थे बेटा कि हमें LPG की नीड नहीं थी, है ना। हमें L की नीड थी, लिबरलाइजेशन की नीड थी, योजना आयोग हो गए, हमारे इकोनॉमिस्ट हो गए, ठीक है। तो ये हमेशा बार बार सरकार को सुझा रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये बात नेहरू के टाइम पे भी नहीं उठी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तब भी उठी थी कि देखिए हम जो मिक्स्ड इकोनॉमी अपना रहे हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी में जो रोल है वो दोनों का होना चाहिए। ठीक बात है। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ही क्या है बच्चों, जहाँ पर सार्वजनिक और निजी, पब्लिक और प्राइवेट दोनों की अपनी अपनी भागीदारी होती। पार्टनरशिप नहीं हम कह रहे हैं, ट्रिपल P नहीं, पर तुम भी काम करो और हम भी काम करे वाली बात होती है। लेकिन हमने शुरू से ही बोला कि नेहरू से लेकर जो बाकी पूरी गलती रही 90s तक, मतलब खास तौर से इंदिरा गांधी तक, वो क्या रही कि इन गवर्नमेंट को ये लगता था कि हमें मेनली जो प्रेशराइज या जो काम करना है वो सोशलिस्टिक मॉडल के साथ करना है, जबकि हम अपना रहे थे कौन सा मॉडल? मिक्स्ड। तो हमने ये भी बात की थी शुरू के टॉपिक्स में कि ऐसा नहीं है कि जब भारत LPG लाया तो उसके पहले किसी और कंट्री में LPG आया नहीं था। मैंने याद कीजिए आपको बताया था कि चाइना में ओपन डोर पॉलिसी आई थी, ठीक है, और रशिया में ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका आया था, ठीक है। शुरू के टॉपिक्स में सब लिखा हुआ और पढ़ा हुआ है। तो रशिया में क्या आया था? ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका आया था, ठीक है। और चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी को शुरू किया था अपने यहाँ पर लगभग 1970 से उसने शुरू कर दिया था, बल्कि 60 से 70 के डिकेड में मतलब उसने शुरू कर दिया था उन 10 सालों में। और रशिया ने भी लगभग ओपननेस की पॉलिसी अपना ली थी। ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका ये रशियन वर्ड्स हैं, और रशियन वर्ड्स में इनका जो मतलब होता है वो खुलापन और संरचनात्मक सुधार ही होता है। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है संरचनात्मक सुधार। तो वो भी अपने यहाँ पर लेकर आए थे। और देखिए रशिया भारत का एक अच्छे मित्रों में से एक था, अच्छे दोस्तों में से एक था, और चाइना हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश था कि जिसकी नीतियों पर हमारी प्रारंभ से नज़र रहती है, थी और रहती है, अभी भी रहती है कि भाई चाइना क्या कर रहा है।
तो ये बात क्या मैडम इंदिरा को नहीं पता थी? अच्छी तरह पता थी कि ये सब धीरे धीरे ग्रेजुअली ओपननेस की ओर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कमीशन हमें इस बात को बता नहीं रहा था, वो बता रहा था। देखिए हम बहुत ड्रैकोनियन पॉलिसीज अपना रहे हैं, लाइसेंसिंग सिस्टम है, कोटा सिस्टम है, परमिट सिस्टम है, एक बहुत कठोर हमने एक फेरा एक्ट को बना दिया है, जो बिल्कुल बचा हुआ जो उनका दम था वो भी हमने घोट कर रख दिया है। तो अगर हम ये खुलापन नहीं लाएं तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पर फंडिंग की कमी हो रही है। जो हमारा FER है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भंडार है या संपत्ति भंडार है, वो धीरे धीरे खाली हो रहा है। और अगर हमने ठीक तरीके की पॉलिसीज मेकिंग को नहीं किया तो हम हो सकता है कि बर्बादी की ओर चले जाएं। बट पता क्या होता है कि सरकार, मतलब हम सीधा सरकार को गलत नहीं बता रहे हैं, बट सरकारें क्या थी, वो डरी हुई थी क्योंकि उन्हें ये डर था कि भारत जैसा कंट्री जहाँ पर इतनी डिस्पैरिटी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, स्किल्ड नहीं है, अगर हम उस जगह पर LPG या ओपननेस जैसी या प्राइवेटाइजेशन जैसी किसी पॉलिसी को लाते हैं तो पब्लिक का क्या होगा? पब्लिक कैसे काम करेगी? जब बाहर की कंपनीज आएंगी तो वो तो ऑब्वियसली अपने भी फायदे के लिए काम करेंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, स्किल की नीड होगी, लोग शिक्षित नहीं है, हमारे यहाँ पर स्किल्ड नहीं है, और फिर हम सरकार फिर किस काम के रह जाएंगे? जैसे कि एक बड़ी छोटी सी बात है, इसको ऐसे समझो कि बच्चा, मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था, जब छोटा होता है खाना नहीं खाता तो मम्मा उसको बैठ के खाना खिलाती है। बच्चा है मेरा, छोटा है, नहीं खाया, नाराज है, लेकिन अगर एक मदर उसके 15, 16, 17 और मैं तो कह चलो 18 तक भी 11, 12 में चलो हमने पैम्पर कर दिया, लेकिन अगर 18 साल के बाद भी अगर बच्चा ना खाना, उसके हाथों में खाना डालेंगे ना, बेटा वो कभी कैपेबल नहीं हो पाएगा, उसे कभी किसी चीज़ की वैल्यू पता नहीं चल पाएगी। तो आप देखिए आपके घरों में भी क्या होता है, हम भी क्या करते हैं, खाना है, खाना तो भूखे मरो भूखे, और कई बार तो मम्मी गुस्से में खाना ही नहीं रखती है, भूखे मरो, चलो, मतलब सजा के तौर पर। ये चीज़ आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं? हमारे साथ तो ऐसे ही होता था, हुआ है ना? हाँ, हमने जब बचपन में नखरे किए तो मम्मी ने, आपको यकीन नहीं होगा, सम टाइम खाना कुत्ते को डाल दिया, गाय को डाल दिया। तेरे को नहीं खाना ना? नहीं मैं नहीं खाऊंगी। नहीं खाएगी ना? आखिरी बार बोल रही हो, नहीं खाऊंगी, ले जा अब खा ले खाना। और अब खाना मांगा तो 2 चाटे मारे इतने बुरे कि अभी तक दर्द एहसास होता है। अपनी मदर को मैं जाती हूँ मायके, अभी भी तो मजाक करती हूँ, अपने बच्चों के सामने याद है ना कैसे मारती थी? हाँ कह रही ठीक है वो बातें मत कर, अब तो मारा तो देख, तभी तो आज टीचर वीचर बन गई, पढ़ा रही है। मैं कहा ये बात तो सही है, वो तमाचे नहीं मारे होते तो खाने की वैल्यू भी नहीं होती। तो बस वही बात है बेटा, तो अपनी जो गवर्नमेंट थी ना, वो उसी एक मदर की तरह बन गई थी कि जो बच्चे खाना नहीं खा रहे थे ना तो उन्हें खिला रही थी। बच्चे 22 साल 25 साल 30 साल के हो गए हैं, नखरे कर रहे हैं, तो बजाय तमाचा मारने के, खींच कर घर से धक्के मारकर निकालने के, पैम्पर कर रही थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने वही काम नहीं किया। काम करो तो रोटी मिलेगी, काम नहीं तो रोटी नहीं, सीधा सिद्धांत था और आज भी है। आप इस देश में हो तो आपको काम करना पड़ेगा, हमारे देश की तरह नहीं। अरे अल्ले ले तुम बेरोजगार लो, अल्ले कोई बात नहीं, हम तुमको 2000 रुपये महीना डाल देते हैं तुम्हारे अकाउंट में। हाँ यही तो करती ना हमारी सरकार, अल्ले तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है, ये लो बेटा, ये लो खाना खाओ। अरे मारो 2 झापड़ खींच कर, काम तो करना पड़ेगा भाई, 2 वक्त की रोटी तो कमानी पड़ेगी। बाकी आप पैम्पर कीजिए, एजुकेशन में कीजिए, हेल्थ में कीजिए, विमेन में कीजिए, लड़कियों की शिक्षा में कीजिए, मना कहाँ कर रहे हैं, खूब पैम्पर कीजिए, लेकिन कम से कम यार लोगों को मेहनत करने की आदत को भी तो मेंटेन कीजिए। और गवर्नमेंट ने वही काम किया, सोशलिस्टिक मॉडल, समाजवादी। और हालात क्या हो गए ना, तो उसने योजना, अच्छा और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि यही चीज़ थी। अरे हमारे यहाँ की सरकारें राजनीति भी तो करती, हमने क्या बोला, वो आर्थिक नियोजन नहीं था, वो इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं थी, वो राजनीतिक नियोजन चल रहा था, पॉलिटिकल प्लानिंग चल रही थी। जैसे अभी भी देख लो ना, हम किसानों को वो देंगे, हम जीत गए, तो ये क्या कर रहे हो आप, ये सब राजनीतिक नियोजन कर रहे हो कि जीतने के लिए। दे पाओ नहीं दे पाओ वो बात नहीं है, पर वादा करो, तो वादा करोगे, फिर वही बात है, बच्चों को झूठे मूठे वादे हम करेंगे, वो तो पीछे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बाद में। आपने तो बोला था पास होंगे तो ये चीज़ मिलेगी, अब दिलाओ। इससे अच्छा पहले ही बोल दो, तुम्हें नहीं पास होना, फेल हो जाओ, जो हमारी हैसियत नहीं हम तुम्हें नहीं दिला पाएंगे, तुम्हारा भविष्य बिगड़ेगा। 1 साल फेल होगा बच्चा, दूसरे साल उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, चुपचाप पढ़ने बैठ जाएगा। तो किसी भी चीज़ में ना ज़्यादा पैम्पर करने की नीड नहीं है किसी को भी,
इस देश के अंदर। पर वही हमारी गवर्नमेंट क्या पैम्पर कर करके इनको क्या सरकार बनानी है। हमारे यहाँ पर दिक्कत है, लेकिन अमेरिका में, ब्रिटेन में ये चीज़ें नहीं हैं। वहाँ सीधी बात है, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो ठीक है, निकाल दीजिए आप हमें अगले साल, कोई दिक्कत है। पब्लिक भी इतनी कैपेबल है कि इन बातों को पॉजिटिवली लेती है। अच्छा, हमारे यहाँ पब्लिक भी थोड़ी उल्टे दिमाग की है। अच्छा, ये नहीं हाँ थोड़ी, क्या सही बात है पूरी, क्या अनाज बंद कर दिया, 35 किलो की जगह 20 किलो कर दिया, भगाओ इसको। क्या अगला कौन कह रहा है 35 की जगह 55 देगा, लाओ उसको। अरे भाई, अपना देश है, जैसे अपना घर है वैसे ही अपना, हाँ सही बात है, बिजली का बिल माफ कर दो, सरकार आएगी, महिलाओं को हर महीने इतना पैसा दे दो। क्यों भाई, महिलाएं क्या उखाड़ रही हैं पंजाब में ऐसा? हाँ, ऐसा क्या काम कर रही है कि तुम उनको हर महीने 2,000-3,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल रहे हो उनके मेकअप और कपड़ों को खरीदने के लिए? हाँ, उससे क्या घर का राशन डलाएंगी कि बच्चों को पढ़ाएंगी? जाएंगी मेकअप खरीद के ले आएंगी 2,500 रुपये का। तो तुम क्या सोच समझ के कर रहे हो? तुम गर्ल्स एजुकेशन में दे दो ना यार, प्रमोट कर दो। हमें बात समझ में आ रही है कि हमने लड़कियों की शिक्षा फ्री की, एकदम बात हमें समझ में आ रही है कि जितनी देश की बेटियां जाइए हमने, जैसे एमपी में चलता है काम, शिवराज सिंह चौहान बहुत करते थे ये काम, अब तो चीफ मिनिस्टर बदल गए हैं, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा काम शिवराज सिंह चौहान करके गए, बहुत बढ़िया काम एमपी में। एमपी में लगभग हर लड़की, मैं आप मानोगे नहीं बेटा, वो तो बात पर बात हो रही तो ऐसे बता रही हूँ, मैं ग्वालियर पढ़ाती थी, मुझे ऐसा लगता था बेटा हर लड़की वहाँ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीवाईएसपी, सिंचाई विभाग में, कृषि, तब मुझे लगता था लड़की पढ़ती थी पीएससी, एमपी पीएससी की तैयारी करती थी, यूपीएससी की नहीं, एमपी में करती थी पीएससी की यार। लेकिन वो 2-3 साल में मैंने तो ये देखा वो कहीं ना कहीं पहुंची जाती थी, कम वक्त कहीं ना कहीं 50-60-70 हज़ार की नौकरी ले ही लेती थी। क्यों? क्योंकि सरकार इतना प्रमोट कर रही थी, कोचिंग की फीस माफ है, साइकिल पकड़ो, लैपटॉप पकड़ो, स्कॉलरशिप पकड़ो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ SC ST OBC के लिए, जनरल की लड़कियों को ही मिल रहा है। अगर 90% के आसपास मार्क्स आ गए तो आपको स्कूटी मिल जाएगी, आपको लैपटॉप मिल जाएगा, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आई बात समझ में। मेरी बेटी को मिली थी, मेरी बेटी के 10th में आए थे, उसका MP से हुआ तो उसके 94% आए थे 10th में, तो उसको मिला, लेकिन उसके लिए हमें चक्कर बहुत काटने थे। हम फिर वहाँ से शिफ्ट हो गए थे जयपुर, उसकी IIT की तैयारी के चलते। बाद में आया स्कूल से सब लेटर वेटर आया कि आपकी बेटी को सरकार ये दे रही है, आप आइए, लेकिन आपको 4-6 चक्कर, मतलब 4-6 क्या, मतलब कम से कम 40 चक्कर वो बोले बस कट जाएंगे, लेकिन आपको मिल जाएगा, क्योंकि पेपर चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। अब इतना क्या करें कि स्कूटी के लिए, उन चीज़ों के लिए 1-2 बार गए भी, फिर वहाँ रुकना था, करना था, फिर मैं भी डायलिसिस पेशेंट हूँ, तो फिर हस्बैंड ने कहा छोड़ो, अब क्या करेंगे स्कूटी लेके, बेटी ने भी कहा छोड़ो, तो मिला, मेरी बेटी को मिला। मैं खुद गवाह हूँ जनरल उसमें होकर, हमें मिला 94%। 90% से ऊपर जो भी लड़की लाएगी वहाँ पर, तो कितना बढ़िया काम कर रहा है। बोर्ड में कुछ 85% सिर्फ रखा है उसने कि 75 to 85 के बीच में अगर आते हैं तो आपको ये सुविधा मिलेगी कॉलेज में लड़कियों को। कितनी अच्छी बात है ना। देखिए ये बात हमें समझ में आती है कि हम लड़की इसी बहाने मेहनत करेगी कि यार मैं 75 से 85 ले आऊँ तो मुझे स्कूटी मिल जाएगी, लैपटॉप मिल जाएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कॉलेज की फीस माफ़ हो जाएगी। अगर PSC वो लड़की निकालती है प्रीलिम्स तो उसे 90,000 रुपये मिलता है। MP PSC जो वहीं की डोमिसाइल है लड़की, वही रहती है, और अगर प्रीलिम्स निकालती है तो 90,000 मिलता है। कुछ बनी नहीं है, मेंस नहीं निकला, फिर 90,000। मेंस निकालती है तो 1,20,000 या 30,000 रुपये उसे मिलता है। मेंस के बाद इंटरव्यू नहीं निकला वो कोई बात नहीं, और इंटरव्यू निकल गया तो अधिकारी बन गई। तो ऐसे ही इतना मतलब प्रमोट किया शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों को MP के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, और इसलिए आपको पता है कि MP बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ स्टेट माना जाता है, हर तरीके से बहुत अच्छा माना जाता है, जहाँ पर क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो इसीलिए उसे बहुत अच्छा स्टेट माना जाता है। अब वही चीज़ अब योगी भी कर रहे हैं यूपी के अंदर की लड़कियाँ प्रमोट होती है। ऐसी सारी चीज़ें हमें समझ में आती है, ऐसी सारी पैम्परिंग हमें समझ में आती है। लेकिन ये नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हो तो हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, आप खाना नहीं कमा पा रहे हो तो हम खाना देंगे, ये चीज़ समझ में आती है। तो इसीलिए योजना आयोग ने बहुत सुझाव दिया, लेकिन फिर वही बात है कि सबके सब अपने पॉलिटिशियंस थे, सब अपनी पॉलिटिकल प्लानिंग में बिजी थे, तो किसी ने योजना आयोग की बात को भी नहीं सुना, धिक्कार दिया उसकी बात को, और फाइनली जो कंडीशन थी वो आपके सामने आ गई। और वही कितना आग में घी का काम कर दिया गल्फ क्राइसिस ने, वो सरकार ने भी नहीं सोचा था, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी। वक्त कब क्या आ जाए ये किसी की लाइफ में पता नहीं है, किसी की भी लाइफ में हम में से पता नहीं है कि कब अमीर गरीब हो जाए और गरीब अमीर हो जाए, किसके साथ कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। तो इसलिए इतने निश्चिंत होकर हमें नहीं बैठना चाहिए कि बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हम तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है ना। तो बस वही बात है, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए उसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो क्या लिखा था, फेज हो गया आप लोग के, फेज हो गया बेटा, ठीक है।
चलिए उसी के आगे हेडिंग डालिएगा, हिंदी के बच्चे डालिएगा पहले, निवेश का हेरोड डॉमर मॉडल। ये 2-3 मॉडल भी मैं आपको लिखवा दे रही हूं, है ना, तो आपके बहुत अच्छे से ये काम हो जाएंगे, है ना। निवेश का हेरोड डॉमर मॉडल। सेजल खुश हो गई। हाँ नहीं कोई बात नहीं, हाँ मुझे याद है ना, तुमने पूछा भी था मुझसे, इसीलिए भी मैंने सोचा था, नहीं तो टॉपिक एक तरीके से ऑनेस्टली वैसे खत्म था क्योंकि हम बात कर चुके थे। फिर मुझे लगा 15 मिनट का काम और हो जाए, लेकिन ये कि बच्चे सेटिस्फाई हो जाएं। तो लिखिए हेरोड डॉमर मॉडल, हेरोड डॉमर मॉडल एक 1 सेक्टर मॉडल से अधिक है। मैं समझा दूंगी, क्या घबराना नहीं। एक 1 सेक्टर, 1 ONE 1 सेक्टर, 1 सेक्टर मॉडल से अधिक है जहां आर्थिक विकास बढ़ती बचत, जहां आर्थिक विकास बढ़ती बचत और तकनीकी प्रगति पर, और तकनीकी प्रगति पर, हाँ, जहां आर्थिक विकास बढ़ती बचत और तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने वाली, तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियों पर निर्भर करता है। नीतियों पर निर्भर करता है। यह बचत और यह बचत और पूंजी के संबंध में, यह बचत और पूंजी के संबंध में, यह बचत और पूंजी के संबंध में देश की आर्थिक विकास दर की व्याख्या करता है। यह बचत और पूंजी के संबंध में देश की आर्थिक विकास दर की व्याख्या करता है। आर्थिक विकास दर की व्याख्या करता है। यह इस बात पर टिप्पणी करता है कि किसी अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास का, कि किसी अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास का कोई प्राकृतिक कारण नहीं है। किसी अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास का कोई प्राकृतिक कारण नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं इसको समझा देती हूँ आपको। हाँ, संतुलित विकास का कोई प्राकृतिक कारण नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। एक छोटी सी बात है, आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि उसके पीछे कोई नेचुरल चीज है? नहीं, वो आपकी मेहनत का परिणाम है। हम भले उसका क्रेडिट ईश्वर को देते हैं, है ना, ठीक है, वो हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हमें हमेशा शुक्रिया करना चाहिए, एहसानमंद रहना चाहिए, पर वास्तव में बताएं आपको, ऐसा कहीं भी किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। हमेशा एक ही चीज हर जगह कही गई है कि आप कर्म करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। भले आप ईश्वर को माने नहीं माने, मंदिर जाएं नहीं जाएं, पाठ पूजा करें, ये सब आप अपने मन की शांति के लिए करते हैं, पर अगर आप अपना कर्म कर रहे हैं तो आप तरक्की करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, और ना हो तो अपने जीवन में आजमाकर जब मन चाहे देख लीजिए, है ना। कि हम बैठे बैठे भगवान का भजन करते रहे, दिन रात पाठ पूजा करते रहे और कुछ ना पढ़े लिखे, तो यूपीएससी निकल जाएगा। लेकिन एक बार भी मंदिर ना जाए, भगवान को नमस्कार भी ना करें, आई डजंट मीन टू से कि उनका अनादर ईश्वर का, मतलब दिल में अपनी श्रद्धा रखें कि हम ईश्वर को मानते हैं और अपनी मेहनत करें, तो आपका यूपीएससी जरूर निकलेगा। मम्मी भी घर में खाना बनाती है, भगवान का नाम लेकर तो नहीं बनाती ना,
उठ के किचन में तो उसे घुसना ही पड़ता है ना, सर्दी गर्मी में, तब खाना बनता है। भगवान का नाम सुबह लेती है, ऐसा तो नहीं खाना बन के तैयार हो जाता है किचन के अंदर, फिर दोपहर को भगवान का नाम लेती है, फिर खाना बन जाता है। तो एक ही बहुत तार्किक बात है, एक बहुत रेशनल टॉक है जो हम कर रहे हैं। तो वही चीज़ वो इकोनॉमी में बता रहे हैं कि जब भी किसी देश में कोई प्रोग्रेस होती है तो उसके पीछे कोई नेचुरल रीज़न थोड़ी ना है, उसके पीछे की गई मेहनत है। और इसीलिए हैरोल्ड डॉमर मॉडल बोलता है कि जो पूंजी की बचत है, जब हम कैपिटल को सेव करते हैं, तो जब हमारे देश में सेविंग होगी तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी होगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। वही नॉर्मल सा घर का जो हमारा सिद्धांत है, बचत करेंगे तभी तो कोई नया सामान खरीद पाएंगे। अगर कुछ बचत ही नहीं करेंगे, सब खा पी के उड़ा देंगे, तो घर में एक बेडशीट भी लाने के पैसे नहीं बचेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बचाते हैं। हर दीपावली, होली, ईद में, कुछ में जो जिसका धर्म है, क्रिसमस पे कुछ ना कुछ बढ़िया हम परचेसिंग करके लेकर आते हैं। इस बार टीवी खरीदेंगे, बड़ा फ्रिज खरीदेंगे, इस बार गाड़ी खरीदेंगे, इस बार घर में पेंट कराएंगे। तो जब चीज़ें बचती हैं तब ना, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सीधा कनेक्शन किसके साथ है बच्चों, सेविंग नेचर से है। तो जब कंट्री में कैपिटल सेव होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट उसे कहीं ना कहीं इम्पोज करेगी। पर हमारे देश में तो देख ही लीजिए, पहले ही कैपिटल बजट हमारा क्या चला जाता है घाटे में, जो कि इकोनॉमी में कम वक्त वर्ड ही नहीं है कि कैपिटल डेफिसिट जैसी भी कोई चीज़ होती है। आश्चर्य देखिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ पर कैपिटल बजट का पैसा हम लोग चूंकि रेवेन्यू बजट में लगा देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लगा देते हैं, तो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे जनरेट हो पाएगा। जब वहाँ से पैसा बचेगा तब तो गवर्नमेंट और जगह पर उसे इन्वेस्ट कर पाएगी। तो ये वो बता रहे हैं। और दूसरा वही वो बोल रहे कि ये वन सेक्टर मॉडल नहीं है, वही चीज़ कि ऐसा नहीं कि आप एक सेक्टर में काम करेंगे और आपका काम हो जाएगा। आपको हर सेक्टर में काम करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर हो। दूसरी इंडिया की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि हमें प्राइमरी सेक्टर में ग्रोन अप करने की नीड ही नहीं है। ये इंडिया इतनी बड़ी भूल कर रहा है कि जो आगे जाकर पाप साबित होगी इंडियन गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि इतने बड़े देश में 1,50,00,000,000 की जनसंख्या में अगर हम एग्रीकल्चर को इग्नोर मार रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो हम आगे अपनी पॉपुलेशन को खाने के लिए क्या देंगे? और कब तक इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स पर हम डिपेंड करेंगे? बताइए, कब तक आयातित अनाजों पर, खाद्यान्नों पर हमारी निर्भरता रहेगी? ये सोचनीय विषय है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये बहुत गलत पॉलिसी लेकर चल रही है कि एक ही सेक्टर को लेकर चली, और वो है सर्विस सेक्टर, है ना। सर्विस सेक्टर ही तो है, तभी तो वो हमारे जीडीपी में जो कंट्री कर रहा है वो 65% प्लस कर रहा है। लेकिन जो पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, जनसंख्या इंडल्ज है, वो ओनली 17 to 18% है। आप बताइए क्या हालात होंगे। और जहां प्राइमरी सेक्टर है वहां पॉपुलेशन कंज्यूम कर रही है 55 to 58%, लमसम 60%। और लेकिन उसका कंट्री कितना जा रहा है, होल प्राइमरी सेक्टर का 17 to 18%, और ओनली एग्रीकल्चर पार्ट को उसमें से अलग कर दे तो 14 to 15% से भी कम जा रहा है। कैसे हालात बन रहे हैं। और इसीलिए देश में खाद्यान्नों की महंगाई बढ़ रही है, और दैट्स व्हाई हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड पर दबाव पड़ता चला जा रहा है, लेकिन सप्लाई हो ही नहीं रही है। सप्लाई चेन हमारी पूरी बर्बाद हो गई है, कोलैप्स हो गई है ना। और उसी के बीच में फिर इस तरीके के मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट, अलग प्रकार के कुछ और आंदोलन, फिर ये तो सब सरदर्द है ही, ये तो किसी भी कंट्री की समस्या ही है। तो इस तरीके की चीज़ें, और उसके बाद भी फिर फूड वेस्टिंग, उसके बाद भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की कमी, हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की कमी। तो ये सारी कमियां ही कमियां हैं। इन कमियों के बाद हम आगे 20 साल में लोगों को अनाज कैसे देंगे, ये बहुत गहरा मुद्दा है, बहुत गहरा मुद्दा है। और ये सॉल्व कैसे होगा ये भी समझ में आ नहीं रहा। आई बात समझ में अच्छे से? ठीक है, चलिए तो इसी के आगे देखते हैं, लिखिएगा उसी में। हाँ, मॉडल को, पैराग्राफ चेंज करके हिंदी के बच्चे फिर इंग्लिश में, मॉडल को 1939 में हैरोड और 1946 में, 1939 में हैरोड और 1946 में डोमर द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया था। हैरोड डोमर मॉडल ने
बहिर्जात विकास मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल ने बहिर्जात विकास मॉडल अर्थात सोलो स्वान मॉडल, ये लिखा है, अर्थात सोलो स्वान मॉडल, ये भी बताऊंगी क्या है, सोलो स्वान मॉडल के अग्रदूत के रूप में कार्य किया। सोलो स्वान मॉडल के अग्रदूत के रूप में काम किया, अग्रदूत के रूप में कार्य किया। हैरोल्ड डॉमर मॉडल बताता है कि विकास 3 प्रकार के होते हैं। हैरोल्ड डॉमर मॉडल बताता है कि विकास 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक विकास, दूसरा सुनिश्चित समृद्धि, जिसे वारंटेड ग्रोथ कहते हैं, सुनिश्चित समृद्धि, और तीसरा वास्तविक विकास। तीसरा है वास्तविक विकास। और ये मॉडल भी यही बताता है, जो सोलो स्वान मॉडल है, जिसे हम बहिर्जात विकास मॉडल कहते हैं, कि जब तक हम अपने विकास को सुनिश्चित नहीं करेंगे, और वो सुनिश्चित कैसे होगा? वो सुनिश्चित होगा तकनीकी प्रगति के कारण, निवेश, पूंजी बचत और तकनीकी प्रगति के कारण, और उसी को हम कहते हैं सोलो स्वान मॉडल। लेकिन हमने जो से प्रॉपर नेम दिया था, जो से लेकर आया था, वो से महाल नोबिस लेकर आए थे, लेकिन मॉडल उसी बीच में और भी चल रहे थे। ये सारे मॉडल आपको पूछे जाते हैं, ये सब के सब मॉडल जो है 1950 से लेकर 70 के बीच में विकसित हुए थे। फिर उसके बाद तो सारा काम मेनली योजना आयोग ही कर रहा था। आप देखेंगे कि जितने भी मॉडल हमने पढ़े, गॉडगिल फार्मूला पढ़ा, या सोलो स्वान पढ़ रहे हैं, या हैरोल्ड डॉमर पढ़ रहे हैं, या महाल नोबिस पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये सारे के सारे हम कम पढ़ रहे हैं, सब 1951 से लेकर 70-72 के बीच में पढ़ रहे हैं। क्योंकि उसके बाद से लगातार जब हमने थोड़ा सा फिनेंशियल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर ली थी, तो फिर ये सारे मॉडल हमारे यहाँ से हट के फिर हम सीधा डायरेक्ट वे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने, मतलब जिसे हम FDI कहते हैं, थोड़ा थोड़ा वो हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए, तो बाकी इसमें कल करा दूंगी, इसी को और अच्छे से समझा दूंगी सोलो स्वान मॉडल को, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी कल लिखवा दूंगी। ठीक है, बोल बोलकर हालत पस्त हो जाती है। ठीक है, फिर लगता है कि 2 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाए। ठीक है, तो कल ये टॉपिक आपका शुरू के 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। इनिशियली शुरू के बस 15 से 20 मिनट, मैक्स 25, 20 से 25, एंड देन वी विल स्टार्ट एग्रीकल्चर टॉपिक। दिखाना बेटा नोट्स है क्या तुम्हारे पास? साक्षी देना। नहीं मिला है क्या तुम्हारे पास? है, हाँ, कोई बात नहीं, किसी के पास भी कोई दे दो, हिंदी इंग्लिश। State government for the purpose of Indian part